नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन है। मैं राजकीय महाविद्यालय सिरोही में समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको एमए फाइनल द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य के यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा करूँगी। इसके पहले व्याख्यान में हमने भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना आरंभ किया था और वहाँ हम कुछ कालों की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल या हम ये कहें पूर्व वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन व बौद्ध काल, मौर्य काल, शक कुषाण काल, गुप्त काल आदि की हमने चर्चाएं की थी और अब हम उसी की आगे कड़ी में चलते हुए कुछ और जो काल हैं उनकी चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहला है मध्यकाल। मध्यकाल निम्नलिखित उपकालों में बटा हुआ है। उसमें है राजपूत काल और मुस्लिम काल। हम पहले पढ़ेंगे राजपूत काल। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। कुछ समय तक हर्ष के शासन में भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन रहा, किंतु हर्ष के अवसान के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विलुप्त हो गई। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा। इसे मध्य युग के नाम से जाना जाता है। इस समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बने जो परस्पर लड़ा करते थे। इस युग में संकीर्णता की प्रवृत्तियाँ प्रबल हुईं और नवीनता, मौलिकता तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण का अंत हुआ। इस युग में धार्मिक कर्मकांडों की वृद्धि हुई। उच्च वर्ग का नैतिक पतन हुआ। यहाँ पर जहाँ धार्मिकता की कमी हो रही है तो वहाँ नैतिकता का पतन होना स्वाभाविक था। विलासी जीवन व्यतीत करते थे लोग और दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ। ये देवदासी प्रथा एक तरह से गलत प्रथा मानी गई, क्योंकि ये माना जाता था कि भगवान को समर्पित है और उसके बाद दासी, भगवान की दासी के रूप में उसका व्यवहार उससे किया जाता था। राजपूत अपनी आन बान के पक्के थे। बाल विवाह, जौहर का प्रचलन, विधवा विवाह का अभाव एवं सती प्रथा इस युग की ही देन है। ये जो स्त्रियों के विरुद्ध जो अपराध या स्त्रियों की जो समस्याएं हैं वह इस युग की देन मानी गई हैं। जागीरदारी प्रथा एवं सामंतवादी व्यवस्था राजपूतों की ही देन है। इस समय जाति प्रथा अपने सुदृढ़ रूप में मौजूद थी। इस युग में कला एवं साहित्य का भी विकास हुआ। दुर्ग निर्माण कला इसी युग की देन है। सोमनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आबू के जैन मंदिर, कांची और तंजौर के मंदिर इस युग की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह युग वीरता का बेजोड़ युग था, किंतु उस समय संकीर्ण देशभक्ति पाई जाती थी और राजनीतिक व्यवस्था कुलीन तत्व और भ्रष्ट नौकरशाही पर आधारित थी। मध्यकाल का ही जो दूसरा काल माना गया है वह है मुस्लिम काल। भारतवासियों का अरब निवासियों से यद्यपि व्यापारिक संबंध अति प्राचीन है, किंतु 11वीं सदी से ही जबकि महमूद गजनवी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम राज्य की नींव डाली, तो भारत में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे राजपूत राजाओं की शक्ति घट रही थी और उनके स्थान पर मुसलमान शासकों का प्रभाव बढ़ रहा था। 1173 ईस्वी में गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की भारत में नींव डाली। उसने मुल्तान, सिंध और लाहौर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उसने दिल्ली, अजमेर, कन्नौज और बनारस विजय किए। भारत में मुसलमानों के विभिन्न वंशों जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
शैयद वंश, लोदी वंश आदि का लगभग 600 वर्षों तक शासन रहा। मुगल काल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब आदि कई कुशल शासक थे। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक तथा बहादुर शाह जफर इसके अंतिम शासक माने जाते हैं। मुसलमानों से पहले जितने भी आक्रमणकारी जैसे यवन, शक, हून, कुषाण, सिथियन, मंगोलियन आदि तो भारतीय समाज में विलीन हो गए, किंतु मुसलमानों का पृथक अस्तित्व बना रहा, क्योंकि दोनों के धर्म, संस्कृति, देवी देवता, खान पान एवं जीवन दर्शन में महान अंतर था। अकबर ने दोनों ही धर्मों को समान महत्व दिया। लंबे समय तक हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के कारण कला, धर्म, साहित्य, परिवार, विवाह, संगीत और संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में दोनों ने बहुत आदान प्रदान हुआ। अंग्रेज़ों के भारत आगमन के बाद मुस्लिम राज्य का पतन हो गया। मुस्लिम काल में भारत में कला, संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य तथा भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में ब्रिटिश काल की हम बात कर रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई और जिसकी स्थापना ब्रिटेन में पूर्वी देशों से व्यापार के लिए की गई थी। 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। कंपनी को धीरे धीरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए। 1858 से ही भारत का शासन कार्य ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कुछ भाग राजाओं और नवाबों के शासन में था और कुछ अंग्रेज़ों के अधीन। अंग्रेज़ों ने अपने को मालगुजारी वसूल करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित रखा। उन्होंने देश के सामाजिक पुनर्गठन, सामाजिक बुराइयों का अंत करने तथा राष्ट्रीय एवं नैतिक चरित्र ऊंचा उठाने का प्रयत्न नहीं किया। अंग्रेज़ों के शासनकाल में देश में सड़कों, रेलों, जलमार्ग, पोस्ट व टेलीग्राफ और टेलीफोन, रेडियो, कृषि, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा शिक्षा आदि के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए और भारत में भौतिक प्रगति भी की। अंग्रेज़ों ने देश को विशाल शासन तंत्र, नौकरशाही और संसदीय प्रजातंत्र प्रदान किया। सारा देश एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था। लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई। आए दिन होने वाले राजाओं के छोटे मोटे झगड़ों एवं बाह्य आक्रमणों से मुक्ति मिली। भारत का विभिन्न देशों से राजनीतिक एवं व्यापारिक संपर्क बढ़ा। भारतीय साहित्य और शिक्षा पर भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ने लगा। देश में औद्योगिकरण की नींव रखी गई। सन 1917 से ही देश को अंग्रेजी राज्य से मुक्ति दिलाने का प्रयास किए जाने लगे, जबकि राष्ट्रपिता गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया, जिसमें देश के सभी तबकों के लोगों ने सहयोग किया। स्वतंत्रता संग्राम में भारत के अनेकों सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के लगभग 200 वर्षों के शासन से मुक्ति मिली और भारत तथा पाकिस्तान 2 पृथक राज्यों की स्थापना हुई। फिर हम देख रहे हैं ब्रिटिश प्रभाव। लंबे समय तक
अंग्रेजों के संपर्क के कारण भारतीय समाज पर पाश्चात्य जगत का विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों के संपर्क से ही देश में राजनीतिक जागृति आई। उदारवाद, व्यक्तिवाद, नौकरशाही, संसदीय प्रजातंत्र आदि इन्हीं की देन है। सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों में वृद्धि हुई। अस्पृश्यता का अंत हुआ। जाति प्रथा में शिथिलताएं आई। प्रेम विवाह, विलंब विवाह, अंतर्जातीय विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति, स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति में वृद्धि, समाज सुधार आंदोलन आदि अंग्रेजों की देन है। कोट पैंट टाई कुर्सी आदि का प्रयोग बढ़ा। बोलचाल में टाटा, गुड मॉर्निंग, पापा, डैडी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सार्वभौमिक शिक्षा को अपनाया गया। भारतीय साहित्य पर शेक्सपियर, इब्सन, गॉल्सवर्दी एवं बर्नार्ड शॉ आदि का प्रभाव पड़ा। भारत में पश्चिमी शैली के भवन बनाए गए। चित्रकला के क्षेत्र में ड्राइंग तथा मॉडर्न आर्ट का प्रयोग आरंभ हुआ और नृत्य के क्षेत्र में कैबरे व रॉक एंड रोल आदि संगीत के क्षेत्र में नए वाद्य यंत्र, ऑर्केस्ट्रा तथा इंग्लिश धुनों को भी अपनाया गया। औद्योगिकरण, नए प्रकार के व्यवसाय और नगरीकरण अंग्रेजों की ही देन है। इस प्रकार से ब्रिटिश प्रभाव के कारण पूर्व और पश्चिम का मिलन और समन्वय हो पाया। यद्यपि दोनों की मौलिक विशेषताओं में आज भी बहुत अंतर है। फिर हम कर रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। वैसे भारत में आधुनिक काल का आरंभ अंग्रेजों के काल से ही माना जाता है, क्योंकि भारत को आधुनिकरण से परिचित कराने का श्रेय अंग्रेजों को ही है। अंग्रेजों ने ही भारत को सार्वभौम शिक्षा, यातायात एवं संचार के नवीन साधन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्वतंत्रता व समानता के विचार और राजनीतिक जागृति प्रदान की। समाज सुधार के आंदोलनों का भी श्री गणेश अंग्रेजों के समय से ही हुआ। ब्रिटिश काल का उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। हम यहाँ स्वतंत्रता बाद की चर्चा करेंगे और आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के लिए एक नवीन संविधान बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखने एवं संवैधानिक उपचार आदि के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, रंग, जन, जाति और प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है और उनके लिए पंचायत से लेकर लोकसभा तक की सीटों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इस तरह से हमने भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों को समझा ताकि हम इसकी रूपरेखा को आगे स्पष्ट कर सकें। धन्यवाद।